हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल में इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और करते करते आज पहुंच गए हैं किस पे, सेट नंबर 23। और ये भी 7 दिसंबर का है जो 2022 में हुआ था, पर ये है 2:30 बजे से 3:30 बजे वाला पेपर, मतलब 2:30 से 3:30 PM में जो पेपर हुआ था ये वो वाला पेपर है। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा आई बिलीव। और चलो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। वही रोज़ वाली कहानी, तो ज़्यादा टाइम नहीं इधर उधर वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपना काम। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखो खाली जगह भरना है, ज़्यादा कहना सुनना की ज़रूरत नहीं है। आई एम डैश आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक, क्या है, आई एम डैश आफ्टर 5 ईयर्स। मैं 5 साल के बाद ये काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ, देखो, आई एम मेकिंग एन एग्ज़ाम या टेकिंग एन एग्ज़ाम या कीपिंग एन एग्ज़ाम या फ्राइंग एन एग्ज़ाम। यार एग्ज़ाम फ्राई थोड़े ना किया जाता है, एग्ज़ाम को फ्राई करते हो क्या, नहीं, ना तो कीप करते हो। टेक और गिव दो चीज़ें होती हैं, टेक एग्ज़ाम और गिव एग्ज़ाम। तो पहले देख लो गिव एग्ज़ाम क्या होगा, गिव एग्ज़ाम, और दूसरा क्या है, टेक एग्ज़ाम। टेक एग्ज़ाम, अब ये कौन किस काम को करता है। गिव एग्ज़ाम जानते हो किसके लिए लगता है, टीचर के लिए। ठीक, टीचर के लिए। और टेक एग्ज़ाम पता किसके लिए लगता है, स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जो आप हिंदी में बोलोगे उसका ठीक उल्टा लगेगा यहाँ पे। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, ऐसे ही ना, बच्चे कहते हैं ना कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जब बच्चे कहते हैं कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी होगी कि स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टेक एग्ज़ाम। टीचर कहता है कि मैं एग्ज़ाम लेने जा रहा हूँ, तो टीचर जब एग्ज़ाम लेने जा रहा है तो क्या कहा जाएगा, टीचर इज़ गोइंग टू गिव एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम का मतलब ना वो पेपर होता है, गिव एग्ज़ाम का मतलब वो हमको पेपर देंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो टीचर पेपर गिव करेगा और बच्चा पेपर को टेक करेगा, इसीलिए स्टूडेंट के लिए लगता है टेकिंग एग्ज़ाम और टीचर के लिए लगता है गिविंग एग्ज़ाम। तो चूँकि ये बोल कौन रहा है, कैसे डिसाइड होगा, ये कह रहे हैं कि आई एम डैश एग्ज़ाम आफ्टर 5 ईयर, मैं 5 साल के बाद एग्ज़ाम। तो बच्चा है ना, ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है एक स्टूडेंट। जब स्टूडेंट बोलेगा तो क्या लगेगा, टेकिंग एग्ज़ाम। वैसे गिविंग का ऑप्शन भी नहीं है, एग्ज़ाम के लिए दो चीज़ें लगती हैं, गिव एग्ज़ाम, टेक एग्ज़ाम, और यहाँ पे टीचर वाला ऑप्शन ही नहीं है, गिव वाला दिया ही नहीं, तो टेक वाला लगा, स्टूडेंट की ओर से बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस चीज़ का है, ये दिया इन्होंने कि अंडरलाइन पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, अनएम्प्लॉयमेंट हैज। अब हैज के बाद ये आ जाओ, ये इतना आपका अंडरलाइन किया है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम फियरी क्वेश्चन ऑफ द डे। फियरी क्वेश्चन ऑफ द डे, एक्चुअली ये फियरी जो है ना वो ठीक नहीं है, फियरी गलत हो जाता है। फियरी मतलब क्या होता है, डरावना होता है। ठीक है, फियरी मतलब डरावना होता है, तो डरावना क्वेश्चन नहीं बना है ये। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, आज का क्या हो गया, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न। हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्वलंत प्रश्न, मतलब क्या हुआ, टॉक ऑफ द डे। टॉक ऑफ द डे, ये हो गया ज्वलंत प्रश्न, मतलब एक ऐसा मुद्दा जो हर आदमी उठा रहा है, जिस पर हर आदमी बात करना चाहता है। तो ज्वलंत मुद्दे को हम लोग क्या कहते हैं, जो उस दिन का बर्निंग पॉइंट होता है, बर्निंग इशू होता है, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं टॉपिक का या न्यूज का, वो होता है ना बर्निंग। ठीक है ना, बर्निंग क्वेश्चन। तो क्या होगा, हैज बिकम अ बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब क्या हुआ, आज का वो ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत प्रश्न है। ठीक है, और ये फ्रेजिंग, फ्रेमिंग, ये सब नहीं होता, ये फ्रेज है, फिक्स है कि बर्निंग क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, करेक्ट स्पेलिंग बताओ, करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। ये इडियम है, इडियम है तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब मान लो एक पेड़ है और उस पेड़ में नई पत्ती लग रही है ना, पेड़ में नई पत्तियां लग रही हैं। तो नई पत्ती लगने का मतलब स्टॉप तो नहीं होगा बल्कि स्टार्ट होगा। तो टू प्लांट अ ट्री, नए पौधे लगाने भी नहीं होगा। टू टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेना भी नहीं होगा, क्या होगा, टू बिगिन अगेन। ठीक है,
टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब क्या हुआ, कोई पेड़ है सूख गया है, उसमें एक नई पत्ती आई। नई पत्ती आई का मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से शुरू किया, एक बार फिर से स्टार्ट करना है, तो ये चौथा वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एंटोनियम बताना है, किसका, विविड का एंटोनियम बताना है। अब यहाँ विविड किस मीनिंग में आया है जरा ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि इन माई मर्की मेमोरी लेन, इन माई मर्की, मर्की का मतलब क्या हुआ, अस्पष्ट, जो चीज क्या है थोड़ा सा धुंधला है, जो क्लियर नहीं है, मर्की है, अस्पष्ट है। इन माई मर्की मेमोरी लेन आई स्टिल कुड विविडली अप्रीहेंड, विविडली का मतलब क्या हुआ, स्पष्ट रूप से, ये क्या हो गया, विविडली का मतलब यहाँ क्या हुआ, एकदम स्पष्ट रूप से, अप्रीहेंड एंड एनविशन, एनविशन का मतलब क्या होता है, इमेजिन करना, कल्पना करना, ठीक है। एनविशन द पिक्चर्स ऑफ किसकी, निश्चिंत दीपू, निश्चिंत दीपू एक कैरेक्टर है। वाइल रीडिंग विभूति भूषण बंदोपाध्याय पाथेर पांचाली, विभूति भूषण बंदोपाध्याय का एक उपन्यास है पाथेर पांचाली, उसका कैरेक्टर है ये एक, ठीक है, ये दीपू जो है ये एक कैरेक्टर है। तो कह रहे हैं कि मतलब मर की मेमोरी, अपनी जो धुंधली धुंधली याद है उसमें भी अभी मैं स्पष्ट रूप से कल्पना कर पा रहा हूं इसकी तस्वीर की, ठीक है। तो विविड का मतलब क्या हुआ, स्पष्ट रूप से, एकदम क्लियर। तो उसका अपोजिट यहाँ पे कौन सा मिलेगा, मर्की मिलेगा। क्लियर हो गया, आंसर में आ जाओ। एनविशन मतलब इमेजिन करना, कल्पना करना। मर्की का मतलब क्या हुआ, धुंधला, अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है। तो विविड का अपोजिट क्या हो जाएगा, मर्की हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर नंबर 2। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। किससे रिलेटेड है, ये एरर से रिलेटेड है। तो पढ़ो चलो। लिखा है बोबो। बोबो क्या है, लड़का है, ठीक है। ये देखो उसके लिए हिम लिखा हुआ ना। तो बोबो वाज वेरी रिचर देन जिम, जो बोबो है वो जिम से काफी ज्यादा अमीर है। एज मैंने क्योंकि ही हैड इलिसिटली एक्यूमुलेटेड ऑल हिज वेल्थ, क्योंकि उसने अपनी सारी संपत्ति कैसे इकट्ठा करी है, इलिसिटली। इलिसिटली का मतलब क्या होगा, इलीगली, गैर कानूनी ढंग से, इलीगली, ठीक है। अब इसमें गलती कहाँ है, गलती देखो यहाँ लिखा वेरी रिचर देन, ठीक है ना। रिचर के बाद देन लगा है तो ठीक है, लेकिन रिचर के पहले ये वेरी नहीं लगेगा। अब इसके लिए आप लोग एक छोटा सा काम करिए। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दे रहा हूँ, वो हमेशा के लिए काम आ जाएंगी। अभी आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। ये लगाया हमने वेरी, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके काम की है तो समझ जाइए। ये है मच, ठीक है। और ये है वर्ब की पॉजिटिव डिग्री, और ये रही वर्ब की एडजेक्टिव की, वर्ब की कंपैरेटिव नहीं होती, ये है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। आगे सुपरलेटिव भी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म वगैरह भी है, तो वो उस पर अभी नहीं जाएंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा वो। अभी इतना समझो। तो जब वर्ब की पॉजिटिव डिग्री होती है तो उसके पहले वेरी लग सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी लगता है, मच नहीं लगता। और ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले वेरी नहीं लगता है, क्या लगता है, मच लगता है। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री से ही मिलता जुलता एक और रूल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों रूल भी देख लो, ठीक है। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म और पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी लगेगा, मच नहीं लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म और कंपैरेटिव डिग्री के पहले वेरी नहीं लगेगा, मच लगेगा। इस बात को याद रखना, आगे एक क्वेश्चन और मिलेगा इसी तरह का, ठीक है। अब आ जाओ, आपको दिखाते हैं हम। तो ये रिचर क्या है, कंपैरेटिव है, और इसके पहले मैंने कहा था कि वेरी नहीं लगेगा, क्या लगना चाहिए, मच लगना चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये वेरी रिचर गलत हो गया, पहला वाला आपका आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है एंटोनियम किसका, एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ स्वीकार कर लेना, मान लेना, हाँ कर देना, कन्फेस कर लेना, एग्री करना, एडमिट करना, एक्नॉलेज करना, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की प्रतिक्रिया देना, आंसर होगा नहीं।
एग्री क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट का एग्री क्या हो गया, साइनोनिम हो जाएगा, तो आंसर नहीं लगेगा। कंफर्म करना मतलब एक्सेप्ट कर लेना, हाँ कर लेना, ये साइनोनियम हो गया, आंसर नहीं होगा। डिनाई करना मतलब क्या हुआ, ना कर देना, यही आपका आंसर होगा, तो ये होगा चौथा। ठीक है, डिनाई, रिफ्यूज, ये सब हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 7 नंबर पे क्या है इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, किसका, ये पूरा दिया हुआ है, इसी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाना है। होल्डिंग ऑन टू समथिंग या कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन। होल्डिंग ऑन टू समथिंग मतलब किसी चीज़ पर हम अपने विचारों को एकदम होल्ड ऑन किए हुए हैं। कीप एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन, एक राय है, एक ओपिनियन है, वो बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े दृढ़ निश्चय के साथ, मजबूत इरादे, पक्के इरादे के साथ हम उसको पकड़ के बैठे हैं, बिल्कुल उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दृढ़ निश्चय। इसका मतलब क्या हुआ, दृढ़ निश्चय, ये हो गया दृढ़, ये हो गया निश्चय। ठीक, तो दृढ़ निश्चय के लिए इसमें आप अंग्रेजी ढूंढ लो। इसमें क्या होगा दृढ़ निश्चय के लिए, डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है, फर्म डिटर्मिनेशन होता है, उसी को कहते हैं दृढ़ निश्चय। तो पहला वाला जो वर्ड है ना टेनेसियस, टेनेसियस का मतलब यही होता है फर्म, मतलब क्या हुआ, आप अपनी बात पर अटल हैं, ये हो गया फर्म। ठीक, आंसर हो गया। ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, ग्रेसियस मतलब होता है बड़ा ही विनम्र, सॉरी विनम्र और विनीत एक साथ बोलने के चक्कर में विनम्र विनीत विनीम हो जाएगा। ठीक है, तो विनम्र और विनीत। दूसरा वर्ड क्या कर सकते हो, पोलाइट। ठीक है, अब किसी का नाम विनीत हो तो ये मत समझना कि मैं उनको कह रहा हूँ, पोलाइट हो गया। ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस जानते हो ये क्या होता है, बड़ा ही हेटफुल होता है। जो ऑब्नॉक्सियस होगा वो क्या होगा, हेटफुल होगा, गंदा होगा, घिनौना होगा, एक तरह की डिसलाइकिंग होगी उसके प्रति, तो ऑब्नॉक्सियस हो जाएगा। फिलहाल लोकेशियस का मतलब क्या होता है, लोकेशियस का मतलब बहुत ही बातूनी होता है, जो बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार शुरू हो गया तो फिर बंद होगा, नॉन स्टॉप चलता रहता है, बातूनी होगा, बहुत ही ज़्यादा, टू मच टॉकेटिव होगा ये। ठीक है, एक तो टॉकेटिव ही बहुत हो जाता है, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, ये टू मच टॉकेटिव हो जाते हैं। ठीक है, मतलब टॉकिंग मशीन समझ लो इनको। ठीक, तो 3 ये वर्ड हो गए, आपको मैंने बता दिया। आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें भैया, आप बताओ स्पेलिंग एरर। इस इतने में कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। अब कौन से वर्ड में से, इन्हीं 4 में से आपको बतानी भी है, तो इसको देख लेते हैं कहो तो। ठीक है, हो सकता किसी और सेंस में वर्ड यूज हुआ हो तो पता लगा हम गलत कर बैठेंगे। इन रिसर्च सही है, डन बाय एन ऑनलाइन पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन की स्पेलिंग गलत है। इट वॉज फाउंड दैट द मोस्ट पॉपुलर पासवर्ड, ये पॉपुलर सही है, पासवर्ड सही है। मोस्ट पॉपुलर पासवर्ड क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 है, ये सब तो यहाँ ज़्यादातर लोग इसी तरह का पासवर्ड लगाते हैं। तो पब्लिकेशन की स्पेलिंग गलत है, इसकी जगह पे सही क्या होगी, अरे यार ये वाली होगी, मैंने गलत निशान लगा दिया। ये पब्लिकेशन की ये स्पेलिंग सही है। पब्लिकेशन क्या होता है, पहले तो पब्लिक लिख दो, ये हो गया पब्लिक। अब पब्लिक में ए लगाओ, TION लगाओ, पब्लिकेशन बन गया, अब सही हो गया। तो ये पहला वाला आंसर, ये वाला सही होगा उसकी जगह पर। क्लियर हो गई। बाकी पासवर्ड की सही ही थी, पॉपुलर की रिसर्च की सही ही थी, तो आंसर कौन सा हुआ आपका, फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बताना है आपको, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। तो यहाँ क्या लिखा है, ही कंसर्ट्स, ठीक है, हर कंसर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड बाय द फॉरेनर्स। फिर वहाँ देखो वेरी एडमायर्ड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले वेरी लगेगा या मच लगेगा। एक ही जगह से आज इन्होंने दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछ लिया एरर वाला। मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले वेरी नहीं मच लगता है, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म और कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच लगता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे इंटरेस्टिंग हो गया, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले और पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी लगता है, मच नहीं लगता है। समझ में आ गई बात, क्योंकि एडमायर्ड के पहले वेरी नहीं लगेगा। आपका आंसर हो गया 2 वाला। आगे बढ़ो। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मतलब अब मैंने इसको सुधारा भी नहीं, एसएससी ने ऐसा ही दिया था तो मैंने ऐसे ही दे दिया, आपको सुधारा नहीं। पर मैं वो बता दूंगा इसमें गलती क्या हुई थी। इसको बनाना है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। लिखा है कि लकीली द मशीनरी वाज नॉट यूज्ड बाय देम।
तो मशीनरी वाज नॉट यूज्ड बाय देम, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो जब वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो इसके पहले भी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो क्या होगा जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी या क्या होगा डिड होगा, ठीक, तभी तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। तो हम लोग क्या लगाते हैं, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यही तो तरीका है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो अगर वाज के साथ थर्ड फॉर्म हमको मिल रहा है और इसमें नॉट है, नॉट होने का मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो किस में मिला, एक यहाँ पे डिड नॉट मिला है, एक यहाँ पे डिड नॉट मिला है, और यहाँ हैव लिखा, यहाँ हैड लिखा, ये दोनों तो होंगे नहीं। अब अंतर क्या हो रहा है कि ठीक है, यहाँ लिखा है बाय देम, तो बाय देम में तो आई तो लगेगा नहीं, तो गलत हो गया, यहाँ दे लिखा हुआ है। गलती जानते क्या होगा, आंसर तो यही होगा, टू वाला होगा, लेकिन इसमें गलती जानते क्या दिया है, एसएससी ने ये गलती की थी कि दे डिड नॉट के बाद ये जो इन्होंने यूज्ड लगा रखा है, यूज्ड का क्या होना चाहिए था, एक्चुअली होना चाहिए तो दे डिड नॉट यूज्ड नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकली ये चारों सेंटेंस गलत हैं, लेकिन अब इन्हीं चारों में से एक को लगाना पड़ेगा तो बाकी जो चीज़ें सही हैं जिसमें वही हम देखेंगे। लकीली चारों में लगा हुआ है, इस देम का दे होना चाहिए तो आई वाला कट गया, इसलिए डिड नॉट होगा, वाज नॉट का डिड नॉट होगा। दो ऑप्शन बचे थे, दो ऑप्शन में से एक बचा, ये आई की वजह से। अब ये दे डिड नॉट लिखा है, अब यहाँ यूज की जगह यूज होना चाहिए था, पर अब ये तो ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत हो गया। पर हमें ऑप्शन एक लगाना है तो हमें लगाना पड़ेगा टू वाला ही, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरह से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, वो एसएससी की गलती है, पर ये जिसने दो वाला लगाया होगा उसको उसका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में एक खाली जगह भरो। खाली जगह में पहले सेंटेंस पढ़ो तब तो भरोगे। सेंटेंस क्या है कि हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड, खुशी फैलाई जा सकती है, बिल्कुल फैलाई जा सकती है, संक्रामक रोग की तरह है, तुम खुश हो लोगों को भी खुश करो, खुशी फैलेगी। हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड बाय बीइंग ग्रेटफुल, कैसे आप खुशी फैला सकते हैं, आप दूसरों के प्रति ग्रेटफुल रहिए ना, किसी ने आपकी मदद की तो आप उस एहसान को मानिए भाई, ग्रेटफुल रहिए। जब आप एहसान फरामोश निकलते हैं तो सामने वाले को दुख होता है। आप किसी ने आपकी मदद की, थैंक यू बोल दो, क्या जाता है, जीभ कट जाएगी क्या, तो बोल दीजिए तो उसको अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही तो हैप्पीनेस फैलती है एटिकेट्स के जरिए। अच्छा, पहला वाला तो हो गया बीइंग ग्रेटफुल। अब बीइंग ग्रेटफुल से मिलता जुलता दूसरा भरा जाएगा, लिखे यहाँ पे और लगा है ना, तो और के पहले लिखा है बीइंग ग्रेटफुल, तो और के बाद भी तो इसी तरह का कोई वर्ड आना चाहिए, और उसमें कॉम्प्लीमेंट्स पहले ही लगा हुआ है। तो जब आप किसी के प्रति ग्रेटफुल होते हैं तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, या आप उसके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उन कॉम्प्लीमेंट्स की रिप्लाई दे दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्स की रिप्लाई देने के लिए शेयरिंग कॉम्प्लीमेंट होगा, नहीं गिविंग कॉम्प्लीमेंट होगा, नहीं एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट होगा, नहीं क्या होगा, पेइंग कॉम्प्लीमेंट। एक फ्रेज है कॉम्प्लीमेंट देना, जिसे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, उस कॉम्प्लीमेंट के बदले में किसी ने कहा यार बड़े अच्छे लग रहे हो, थैंक यू भैया, तो जो उसने कहा कि यार बड़े अच्छे लग रहे हो, इसके बदले में जो थैंक यू भैया बोलते हो, थैंक यू बोल देते हो, वो चीज़ क्या होती है, वो होती है पेइंग कॉम्प्लीमेंट, गिविंग कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये होता है पेइंग कॉम्प्लीमेंट। तो चौथा वाला होगा, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आया आपका 12, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें अंडरलाइन पोर्शन की मीनिंग बतानी है आपको, अप्रोप्रिएट मीनिंग जो है वो है भी इडियम एक। अ फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, अच्छे मौसम का साथी। वेदर मतलब क्या होता है, मौसम, अच्छा मौसम, यहाँ अच्छे मौसम का साथी मतलब सुख का साथी। जब आपके पास पैसा है, धन है, ठीक है, पावर है, तो लोग दोस्त हैं, और जैसे ही वो पैसा पावर जाता है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, लाइक रैट्स ऑफ सिंकिंग शिप, डूबती हुई नाव के चूहे हैं, वो साथ छोड़कर भाग जाएंगे, उन्हीं को फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है। ये क्या कहते हैं, मुसीबत में छोड़ के चले जाते हैं तो धोखा देते हैं, इनको सीधे सीधे क्या कहो, धोखेबाज। क्या होते हैं ये होते हैं धोखेबाज। इनसे 10 किलोमीटर दूर रहो, पास में ना आने दो। तो क्लोज फ्रेंड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पेन फ्रेंड होगा, मतलब पेन फ्रेंड कौन होता है, एक ऐसा दोस्त जिसको खाली मतलब फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे दोस्ती है, अभी आमने सामने मिले नहीं हो, तो पेन फ्रेंड हो गए। सेल्फिश फ्रेंड, यस, ऐसे लोगों को कहा जाता है सेल्फिश फ्रेंड। ओल्ड अक्वेंटेंस मतलब पुरानी जान पहचान, ये सब नहीं होगा, तो इसमें हो गया थर्ड वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर
13 में। तो 13 में क्या कह रहे हैं कि सिमिलर मीनिंग बतानी है आपको किसकी, ये जो वर्ड दिया हुआ है, तो साइनोनियम लिख देते तो क्या दिक्कत थी। चलो लिखा है ही गेव अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंपनीज रिटायरमेंट प्लान। उसने कंपनी के रिटायरमेंट प्लान का बहुत ही कंसाइज एक्सप्लेनेशन दिया। कंसाइज का मतलब क्या होता है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही, लेकिन कुछ छूटा नहीं। कंसाइज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत छोटे में बहुत कम में बता देना, लेकिन इंफॉर्मेशन सारी की सारी होनी चाहिए। तो संक्षिप्त होगा। संक्षिप्त के लिए आप साइनोनिम क्या लेंगे, तो टर्स होता है। टर्स का मतलब क्या होता है, एकदम सारगर्भित, मतलब इंक्लूडिंग ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिए हुए, मिसिंग नो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी, लेकिन बहुत छोटे में उस बात को कह दिया जाएगा, दैट इज टर्स या कंसाइज। और वर्ड देखना चाहो तो देख लो, क्लियर का मतलब स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि कंसाइज में स्पष्ट भी होता है, लेकिन उसमें संक्षिप्तता, शार्टनेस ज़्यादा होती है, तो इसलिए ज़्यादा सुटेबल क्या होगा, टर्स होगा, क्लियर नहीं। वर्बोस का मतलब होता है शब्दों की फिजूल खर्ची, मतलब एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ वर्ड्स, जो चीज़ 2 लाइन में कह सकते हैं उसको 5 लाइन में कह रहे हो, तो वही वर्बोस हो जाता है। शार्प का मतलब बहुत तीक्ष्ण होता है, मतलब ये लगेगा नहीं यहाँ पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में क्या है, अरेंजमेंट। आप देख लो ये एकदम से लंबा चौड़ा है, हेल्दी था, ठीक है। चलो करते हैं इनको भी। सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। लिखा है कि द प्रिंसिपल विश्ड द स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, प्रिंसिपल विश्ड द स्टूडेंट्स कंटिन्यूड, लिखा है ना, कंटिन्यूड टू एम फॉर परफेक्शन इन देयर फ्यूचर एंडीवर्स। प्रिंसिपल ने एक बात ये की, विश किया। आगे लिखा है द प्रिंसिपल, यहाँ भी द प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल यहाँ आल्सो पर ध्यान देना। द प्रिंसिपल आल्सो लॉडेड एजुकेटर्स, मतलब प्रिंसिपल ने एजुकेटर्स मतलब टीचरों को भी, लॉडेड मतलब प्रशंसा की, तारीफ की, फॉर देयर टायरलेस एफर्ट्स टू एजुकेट स्टूडेंट्स एंड इंस्पायर देम टू कम अप विद न्यू आइडियाज। ठीक है, तो उन्होंने टीचरों की इस बात के लिए तारीफ की कि उन्होंने बिना थके स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया, मार्गदर्शन दिया और उनको पढ़ाया। आगे लिखा है सी में, और कॉलेज प्रिंसिपल, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने डिलीवर्ड एन एक्सेलेंट स्पीच इन विच ही लॉडेड, जिसमें उन्होंने तारीफ की, किसकी, द प्यूपिल्स की, मतलब क्या हुआ, बच्चों की उन्होंने तारीफ की। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब उसके बाद क्या लिखा है कि द प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल आ गया। द प्रिंसिपल मेंशन्ड हाउ टीचिंग असिस्टेंट्स, कैसे जो टीचिंग के असिस्टेंट्स हैं, मतलब क्या हुआ टीचिंग असिस्टेंट्स, मतलब जो पढ़ाने में जो लोग असिस्ट करते हैं, पढ़ाने में जो लोग मदद करते हैं, उन लोगों की बात, मतलब टीचर्स नहीं, टीचिंग असिस्टेंट्स मतलब जो पढ़ाने में हेल्पफुल लोग होते हैं, जैसे क्लर्क वगैरह हो गए, प्यून वगैरह हो गए, इन सब की बात होती। असिस्टेड स्टूडेंट्स इन रिजॉल्विंग एकेडमिक एंड सोशल चेंजेस, और ये हो गया डी वाला। ठीक है, अब इनमें शुरू कैसे करना है हम लोगों को, स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, सी से होगी, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, एक एक्सीलेंट स्पीच दे रहे हैं जिसमें वो प्यूपिल्स की, स्टूडेंट्स की तारीफ कर रहे हैं। ठीक, अब सी के बाद क्या लगाना होगा, सी के बाद मतलब सी से स्टार्ट होगा, तो हमारे पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं, ये कट गया हमारा ऑप्शन और ये कट गया हमारा ऑप्शन, बच रहा है कौन सा, सी ए बी डी या फिर सी डी बी ए। ठीक है, तो ए तो पहले नहीं लगा पाएंगे, ए वाला पहले नहीं आएगा, ये शुरुआत में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि इन्होंने इसमें प्रिंसिपल ने बच्चों से विश किया है, ये इच्छा व्यक्त की है कि बच्चे अपनी पढ़ाई को इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें और इसमें लाइफ में आगे चल के अपना भविष्य बनाएं। तो ये जो बात होती है ना, ये भाषण के लास्ट में होती है ना, ये शुरू में नहीं होती है। ठीक है, तो ये भाषण के लास्ट में आना चाहिए, तो ये लास्ट में आना चाहिए, स्पीच के लास्ट में, तो फिर कौन सा आ जाएगा, फिर ये दूसरा वाला हो जाएगा। बीच में उन्होंने अपने कर्मचारियों की तारीफ की, अपने टीचर्स की तारीफ की। अच्छा, टीचर्स की तारीफ कर्मचारियों के पहले आएगी कि बाद में आएगी। अब जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल आल्सो लॉडेड एजुकेटर्स, तो मतलब उन्होंने एजुकेटर्स की भी तारीफ की, इसका मतलब हुआ कि पहले ये की हो जाएगी, टीचिंग असिस्टेंट की हो जाएगी, टीचिंग असिस्टेंट्स की, उसके बाद
और उनकी टीचर्स की। तो पहले क्या होगा, पहले डी होगा, उसके बाद बी होगा, सी पहले ही लगा है। और भाषण के लास्ट में बच्चों को कहा कि इसी तरह से मेहनत करते रहो और तरक्की करते रहो, ये बाद में आ जाएगा। तो हमारा दूसरा वाला हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 14 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप बताओ किसकी स्पेलिंग गलत है। ये क्या लिखा है, सिंघलीज। सिंघलीज का मतलब क्या हुआ, सिंघल में जो लोग रहते हैं। तो सिंघलीज में पहले तो सिंघल लिख लो, SINHAL, सिंघल हो गया। तो जब सिंघल में सिंघलीज लगाते हो तो कैसे लगाते हो, जैसे हम जापान लिख लेते हैं, पहले यहीं से समझाते हैं आपको। ये लिखा जापान। जब जापानीज बनाते हो तो जापान में लास्ट में क्या लगाते हो, ESE, जापानीज हो गया। इसे नेपाल का नेपालीज हो जाता है, कन्नड़ का कन्नड़ीज हो जाता है। तो ये सिंघल है, तो सिंघल में सिंघलीज क्या करोगे, ESE लगा दो लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ क्या लगा है, डबल E लगा हुआ है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, कन्फ्लुएंस की स्पेलिंग एकदम से सही है, कोई गड़बड़ी नहीं। इसका मतलब क्या होता है, संगम। अब संगम का मतलब दो नदियों का ही संगम नहीं होता, दो विचारधाराओं का भी संगम होता है। तो जहाँ पर दो नदियाँ या दो विचारधाराएं एक दूसरे से मिल जाती हैं, एक दूसरे में गुम हो जाती हैं, उसको संगम कहते हैं। सबैटल, तो सबैटल का मतलब क्या, सॉरी सेप्टिकल, तो सबैटिकल का मतलब होता है विश्राम, कहीं पर जहाँ पे आराम वगैरह करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते हैं, उसको सबैटिकल कहते हैं। और कन्फर्म, ये कन्फर्म की सही स्पेलिंग है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कन्फर्म की स्पेलिंग होगी CONFIRM। ठीक है, आपका सोचना सही है, ये होता है, लेकिन ये भी होता है। कन्फर्म का मतलब होता है ना अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली मतलब होता के अनुरूप। जैसे हम कहते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है वो हाइजीनिक सिचुएशंस को कन्फर्म नहीं करता, मतलब हाइजीनिक सिचुएशंस के अनुरूप नहीं बना है। या ये मकान, दिस हाउस डज नॉट कन्फर्म अर्थक्वेक, मतलब सुटेबल टू अर्थक्वेक। वो अर्थक्वेक के जो भूकंपरोधी होते हैं उनके उसके अनुरूप नहीं बना हुआ, उसको कन्फर्म नहीं करता। तो मतलब के अनुरूप बनना, गाइडलाइंस के अनुरूप बनना, तो वो होता है कन्फर्म करना। तो ठीक है, वो गलत स्पेलिंग पूछा था, तो गलत स्पेलिंग इसमें से किसकी मानी जाएगी बताओ, मानी क्या जाएगी, है यार, मुंह से निकल गया तो क्या करें। ठीक है, जब ये है सिंगलीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 16 नंबर का। तो ये करेक्ट एक्टिव फॉर्म है। तो क्वेश्चन एक्चुअली ऑप्शंस जो है ना, ये ऑप्शंस में गलती है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें मतलब वो करना पड़ेगा। हालांकि नहीं, इस वाले में नहीं गलती, सॉरी इस वाले में नहीं गलती, एक दूसरा क्वेश्चन है उसमें गलती है, हमने इसको पहले ही बता दिया आपको। ठीक, तो यहाँ लिखा है कि यू आर आस्क्ड। यू आर आस्क्ड का मतलब क्या हुआ, आपसे कहा जाता है। जैसे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर आस्क्ड, ऐसे ही होता है। टू टेल, टू टेल का मतलब ये टू काट दो, ये पूरा का पूरा काट दो, सीधे सीधे कहाँ होगा, टेल हो जाएगा। टेल द प्लम्बर टू मेंड ऑल द पाइप्स। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि ओपन द डोर, तो यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर, तो इसमें क्या होगा, टेल से ही शुरू हो जाएगा। तो टेल इसमें तो होगा नहीं। टेल द प्लम्बर, प्लम्बर से बोलो, मेंडिंग नहीं, टू मेंड होगा। टेल द प्लम्बर टू मेंड ऑल द पाइप्स, प्लम्बर से बोलो कि सारी पाइप्स की मरम्मत कर दे, तो टेल द प्लम्बर, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया ना। कमांड द प्लम्बर नहीं, टेल की जगह कमांड कहाँ से आ जाएगा। फिर दूसरी बात, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में टू मेंड लिखा होगा ना, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये मेंडिंग नहीं आ पाएगा, थर्ड वाला ही होगा ऑप्शन। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 में क्या है, ये लिखा करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। तो इन्होंने कहा कि इसकी जगह पर कुछ बदलना है, बदलने की ज़रूरत है तो बदलना। अच्छा, ज़रूरत है ही, क्योंकि ये चार के चारों ऑप्शन अलग लिए हैं, नो सब्स्टिट्यूशन कहीं दिया नहीं है, नहीं तो हम इसको ना बदलते अगर सही होता तो। अब तो बदलना ही पड़ेगा, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो इसको मतलब हर हाल में ये गलत ही गलत है, इसको बदलो। तो बदलोगे कैसे, इसकी जगह पर जो मर्जी हुई हो तो लगा नहीं दोगे। तो चलो पढ़ो। एस्टेला हैड हार्डली हर्ड द न्यूज़, ये ध्यान रखना, हार्डली। तो याद रखो, मैंने कभी बताया था कि हार्डली और स्कार्सली, ये लिखा हो हार्डली और स्कार्सली, इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में टाइम के लिए क्या लगता है, व्हेन लगता है। ठीक है, तो ये आफ्टर नहीं लग के क्या लगेगा, यहाँ पर व्हेन लगेगा। हार्डली स्कार्सली के साथ कॉम्बिनेशन में व्हेन आता है। नो सूनर के साथ देन आता है। ये कब लगता, अगर नो सूनर लगा होता तो देन लगा लेते, बाकी सब लगेंगे ही नहीं, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होगा ये।
तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर किसी से पार्ट में है कि नहीं है। चलो देखिए किस में ग्रामेटिकल एरर है। तो दे आल मतलब वो सब लगा सकते हो, आल को बाद में लगा सकते हो, दे आल ठीक है। दे आल एक्सेप्ट सिरीन को छोड़कर, दे आल वर वेरी सैड, वर किसके लिए लगा है, दे आल के लिए लगा है, तो ये वर करेक्ट है। दे आल एक्सेप्ट सिरीन वर वेरी सैड। ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी, ये भी ठीक है, ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी। गिवन टू द टीचर, जो कि टीचर को दी गई थी। रिटायरिंग मतलब जो रिटायर हो रहे थे। अब इतना हो गया। उसके बाद लिखा एंड हर इंडिफरेंस, और उनका इंडिफरेंस वर वेल नोटिस्ड, उनकी उदासीनता मतलब तटस्थता, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, वर वेल नोटिस्ड, उसको बहुत अच्छे से नोटिस किया गया। तो अब ये बताओ कि ये वर का सब्जेक्ट क्या है, वर वेल नोटिस्ड, इसका सब्जेक्ट कौन है, उनका इंडिफरेंस। ये वर जो है किसके लिए लगा है, इंडिफरेंस के लिए लगा है। और इंडिफरेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि क्या है, नंबर में सिंगुलर है। तो इंडिफरेंस के लिए क्या हम वर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो हर इंडिफरेंस वाज नोटिस्ड, ना कि वर नोटिस्ड, ठीक है। तो कहाँ मिला, ये इंडिफरेंस के साथ ये वर नहीं लगेगा, इसकी जगह क्या होगा, इंडिफरेंस वाज वेल नोटिस्ड। ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा, चौथा वाला ऑप्शन, ठीक। बढ़े आगे, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है ना। तो 18 के बाद 19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो 19 में आ जाओ भाई। 19 में क्या करें, दे स्पोक अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल इन द स्टेट, ठीक, क्या है। तो देखो पॉलिटिकल बातों पे, पॉलिटिकल टर्मोइल वगैरह पे जब बात करते हैं तो स्पोक नहीं होता, स्पोक का मतलब बोलना होता है, और यहाँ क्या है, बात करने के लिए। तो बात करने के लिए क्या लगाओगे, टॉक्ड अबाउट, ठीक है ना कि स्पोक अबाउट। स्पोक मतलब जैसे ही स्पोक टू मी, वो मुझसे बोला, तो यहाँ बोला थोड़े ना, यहाँ तो बातचीत की है ना पॉलिटिकल कंडीशन पे, तो टॉक्ड अबाउट होगा, ठीक है ना। और स्टेटेड अबाउट, स्टेटेड मतलब होता किसी से कह देना कोई बात ना, ये होता है, एक्सप्रेस नहीं, सर नहीं। तो होगा दे टॉक्ड अबाउट, वो लोग बात कर रहे थे इस बारे में, तो टॉक अबाउट होगा। क्लियर हो गया 19 नंबर वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में भैया क्या दिया हुआ है, देखो एंटोनिम दिया हुआ है। किसका एंटोनिम दिया है, पेनीलेस का। पेनीलेस का मतलब जानते होता है, पेनी माने आना, पेनीलेस मतलब एक आना भी नहीं है। आना समझ रहे ना, वो कम वाला आना नहीं है, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 20 आना, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो पेनीलेस का मतलब क्या हुआ, पेनीलेस का मतलब हो गया एकदम से कंगाल, ये हो गया कंगाल, ठीक है। तो अब मतलब एकदम से 1 रुपया नहीं होगा जेब में ना किसी आदमी के पास। अब इसमें से उसका अपोजिट ढूंढ लो, तो क्या इसमें क्या ढूंढे, सीधे यहाँ आ जाओ, और क्या, पेनीलेस का अपोजिट। तो पेनीलेस का मतलब स्पेस का मतलब होता है जगह, ये तो लगेगा नहीं। स्पेसियस का मतलब क्या हुआ, जिसमें खूब ढेर सारी जगह जहाँ होती है, तो ये स्पेस वगैरह तो कोई लेना देना नहीं। पेनीलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा, और ड्रीम का मतलब सपना हो जाएगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन हुआ, रिच वाला, थर्ड वाला। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। 21 में आ जाओ। तो 21 से लेकर के 25 तक होता क्या है भैया, याद है ना आपको, वो एक कहानी होगी पूरी। तो चलो शुरू करते हैं। पैराग्राफ ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर फिलर नंबर 1 पे हैं हम लोग। पहले पढ़ो, लिखा है द थिंग नोडेड वाइगोरसली। थिंग है, कोई पर्सन नहीं है, कोई थिंग है, कोई मशीन है। नोडेड वाइगोरसली, वाइगोरसली मतलब बहुत एनर्जी के साथ, नोडेड मतलब ऐसे किया खूब जोर से, वाइगोरसली खूब जोर से ऐसे किया। अब जब ऐसे किया ना, तो हो गया क्या, एज इट नोडेड, मशीन है। तो जब ये ऐसे नोड कर रही थी तो क्या हुआ था, द लेफ्ट बटन आई फेल ऑफ। लेफ्ट बटन आई, बाई साइड की जो बटन आई थी वो क्या हो गई, फेल ऑफ, वहाँ से गिर गई, फेल ऑफ एंड डैश। अब जब वो गिरी तो क्या होगी, खटखट खटखट। अब भाई बटन वो मेटल की होगी तो गिरेगी, क्या करेगी, खटखटाएगी, खटखटा के गिर गई, ये हो गया एंड डैश। उसके बाद कहाँ गिरी, डैश द कंक्रीट फ्लोर, कंक्रीट की फर्श थी। अब सोचो कंक्रीट की फर्श पे गिरेगी तो खटखट खटखट की आवाज़ आएगी, और यहाँ गिरने के लिए क्या लगाओगे, 2 नंबर पे अपान लग जाएगा, और क्या। अब आगे लिखा है कि द थिंग लुक्ड अराउंड, मतलब हो सकता है रोबोट हो। थिंग चारों ओर देखी, तो थिंग चारों ओर देखी मतलब रोबोट होगी ना, तभी तो, और कौन देखेगा।
द थिंग लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखी, डैश विद इट्स वन आई, एक आंख तो गिर चुकी है, अब एक आंख से देखी, तो क्या होगा, डैश विद, ठीक है। तो यहाँ देखने का ढंग होगा, विद इट्स वन आई। आगे लिखा एज इफ इट हैड लॉस्ट हर, ऐसे मतलब देख रही थी उस चीज को, अपनी आंखों को जो गिर गई थी, जैसे कि इट हैड लॉस्ट इट, जैसे कि उस मशीन ने अपनी आंख को खो दिया। आगे लिखा है द थिंग ट्विस्टेड बोनलेसली, जो थिंग है वो बोनलेसली ट्विस्ट होती है। बोनलेसली का मतलब क्या हुआ, जैसे मतलब बिना हड्डी के, जैसे इतना ऐंठ जाना, मुड़ जाना, जैसे कोई हड्डी ही ना हो, तो बोनलेसली ट्विस्ट की। डैश इट्स वन आई वाज अगेन फेसिंग हर, कि उसकी जो आंख थी ना, एक की किनारे वाली गिर गई, तो जो दूसरे किनारे वाली थी उसको क्या किया इसने, ऐसे इतना ऐठा शरीर को कि वो जो दूसरी वाली बटन थी वो कहाँ गई, बीच में आ गई, बीचों बीच आ गई। आगे लिखा है एंड इट डैश अक्रॉस द सेलर टुवर्ड्स हरदन, ठीक है। तो इट डैश अक्रॉस द सेलर, सेलर का मतलब वही होता है, कोई कोठरी टाइप की होती है, टुवर्ड्स हर मतलब क्या हुआ, वो जो आंख है वो उसके मतलब फेस में सामने की ओर आ गई, ठीक है। चलो भरते हैं एक तरफ से। तो पहले वाला क्या हो जाएगा इसमें, मतलब उसने खूब जोर से नोट किया और उसकी एक बटन आई वहाँ पे गिर गई। तो गिरेगी कैसे, क्लैटर्ड लिखा हुआ है, क्लैटर का मतलब क्या हुआ, खटखट खटखट करके गिरना, तो ये तो ठीक है, खटखट खटखट करके गिरा। और हिस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे सांप वगैरह फुफकारते हैं ये वाला, तो ये हिस्ड वाला होगा, तो ये हिस करके नहीं गिरेगी वो, ठीक है। बज का मतलब क्या होता है, जैसे मधुमक्खियाँ होते हैं ना, भिन भिन भिनाती हैं, मक्खियाँ भिन भिनाती हैं, तो मटल की बटन गिरेगी कंक्रीट की फर्श पर तो खटखटाएगी, बज नहीं करेगी। अब यही हो गया आंसर, और क्या। फिस का मतलब होता है ना सनसनाना, ठीक है, तो कुछ सन सन करके आवाज़ आती है तो वो सनसनाहट होती है, तो ये भी नहीं लगेगा, खत्म कहानी, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये 2 नंबर पे क्या है कि वो गिरी कहाँ पे गिरी, डैश द कंक्रीट फ्लोर, कंक्रीट फ्लोर पर गिरी, तो क्या आना चाहिए था, अपान आना चाहिए था, तो 2 और ऐड तो लगेगा नहीं ना, अप तो नहीं हो पाएगा भैया, अगर अपान होता ना तो ये हम लगा लेते, तो अपान नहीं है तो फिर आन टू लगाओ, और क्या, यही आन टू, अपान का मतलब आन टू हो जाता है, ठीक, ये लग जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, किसमें, क्वेश्चन नंबर फिलर नंबर 3 पे आ जाओ। तो ये रहा आपका फिलर नंबर 3, तो ये आया, इसमें इस जगह पर क्या लगाओगे, तो जब बटन गिर गई, आंख गिर गई, तो वो मशीन चारों ओर देखेगी, तो कैसे देखेगी, मैनर लगाओ, कैसे देखेगी, इनवॉलंटरली लिखेगी, मतलब अनैच्छिक, वॉलंटरली मतलब होता है इच्छापूर्वक, ऐच्छिक रूप से, इनवॉलंटरली का मतलब क्या हुआ, अनिच्छापूर्वक, बिना मन के, तो ये तो लगेगा नहीं। विटली, विटी मतलब होता है ना, विट माने क्या होता है, अक्ल, बुद्धिमानी पूर्वक, तो ये भी नहीं लगेगा विटली। फेरोशियसली, खूंखार ढंग से, तो यहाँ पर खूंखार ढंग नहीं होगा, वैकेंटली होगा, वैकेंटली का मतलब एकदम खालीपन से, सूनेपन से, निराश होकर, डिसअपॉइंटेडली हो जाएगा, होपलेसली, मतलब बटन आई गिर गई तो वो कैसे देखेगी चारों तरफ, वैकेंटली देखेगी, होपलेसली देखेगी, डिसअपॉइंटेडली देखेगी, ठीक है। तो ये वाला लग जाएगा, यहाँ वैकेंटली लग गया। तो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, 3 हो गया फिलर। अब हम आते हैं अपने चौथे वाले फिलर पे। तो चौथा वाला फिलर क्या कह रहा है, ये लगाना है यहाँ पर आपको, बोनलेसली, ठीक है। तो द थिंग ट्विस्टेड, वो जो थिंग है अपने आप को ट्विस्ट करती है, कब तक, बोनलेसली, कब तक ट्विस्ट करती है, जब तक कि इसकी एक आंख फिर से उसके चेहरे के सामने नहीं आ जाती, एक आंख जो उसकी लगी हुई थी वो वाली आ गई सामने के, तो यहाँ आया तब तक उसने शरीर को ट्विस्ट किया जब तक कि आंख सामने नहीं आ गई। तो क्या लगाओगे, अनलेस लगाओगे, नहीं, क्या लगाओगे, अनटिल लगाओगे, ठीक, जब तक कि नहीं, अनलेस वाला नहीं, जब वो यदि नहीं हो जाता, तो ये वाले तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा यहाँ पर, अनटिल लगाना है, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन रह गया आपका, और ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिलर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे कि अब उसके बाद जब वो सामने आ गई, एंड इट डैश अक्रॉस द सेलर टूवर्ड्स हर, देन उसके बाद जो आंख है वो उसके बाद क्या करना, उसे पूरे मतलब क्या हुआ, जो आंख उसकी जो गिर गई थी, जब एक आंख सामने आई तो वो दूसरी आंख को ढूंढना शुरू किया, तो अब क्या करेगी, डैश अक्रॉस, तो रंग अक्रॉस, रिंग रैंग रंग बजने के लिए, वो घंटी बजती है तो उसके लिए यूज किया जाता है, तो रंग अक्रॉस होगा ही नहीं। फ्लंग अक्रॉस, तो फ्लंग भी नहीं होता है ना, फ्लिंग फ्लंग फ्लंग होता है, फ्लंग अक्रॉस नहीं। एक्चुअली जानते हो अक्रॉस किसके लिए लगेगा, ये लगेगा लंग अक्रॉस के लिए, ठीक।
क्योंकि हंग अक्रॉस लटकना होता है और लंग अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ पर टूट पड़ना। तो जो आंख उसकी गिरी हुई थी उसी को ढूंढ रही थी ना, ढूंढने के लिए, तो यहाँ क्या लग जाएगा, लंग अक्रॉस लगेगा। क्लियर हो गया। 25 क्वेश्चंस हम लोग कर लिए इस वाले सेशन के भी, ठीक है। तो ये था हमारा 23rd के 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो धीरे आधे के पार निकल ही गए हैं, धीरे धीरे करके हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? एकदम जानते हो इस समय भरी दोपहर, कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है, एकदम 2:30 बजे की दोपहर में पंखा वंखा बंद करके बैठ के बना रहा हूँ, पसीने से तरबतर एकदम से गीला हो गया पूरा पेट पीठ, ठीक है। लेकिन ठीक है, तब भी बनाएंगे आप लोगों को हम सीजीएल के एग्ज़ाम के पहले सारा का सारा करा देंगे, आई प्रॉमिस, ठीक है। तो बस ये है कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है यार। इतना पसीना, जानते हो गर्मी में इतना पसीना बहाने के बाद अगर 2 कमेंट भी नहीं आते तो मतलब अजीब सा लगता है, ठीक है। फिर भी हौसला बनाए रहते हैं, ठीक है, कभी ना कभी तो कमेंट करोगे। जब एग्ज़ाम दे लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद तो कमेंट करोगे। चलो ठीक है, तो इतना सब्र है मेरे पास, मैं वेट करूँगा आप लोगों के 1 साल बाद के कमेंट को। तो फिलहाल ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? फिर मिलेंगे अगले इसी तरह के एक इसके नेक्स्ट सेशन में, मतलब होगा कि वो 7 दिसंबर का आखिरी वाला सेट होगा, ठीक है। तो मिलिएगा फिर कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।